नमस्ते बच्चों। आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप ध्यान से देखिए और पूरी बात को ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग व्याकरण देखेंगे। व्याकरण में पढ़ेंगे समास। समास कहते किसे हैं? समास की परिभाषा क्या है? सर्वप्रथम हम लोग इस बात को समझेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना, मेल करना या छोटा करना। समास में पदों का मेल होता है। इसमें दो पद होते हैं, जैसे गंगा जल, देवालय, विद्यार्थी। दो पद हैं, विद्यार्थी, गंगा जल। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास में अनेक बातों पर ध्यान देना होता है, जैसे समास में कभी पूर्व पद प्रधान होता है तो कभी उत्तर पद, तो कभी दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। कभी कभी तो दोनों ही पद महत्वहीन हो जाते हैं और अन्य पद प्रधान हो जाता है। इन पूर्व पद और उत्तर पद से मिलकर जो भी नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। आप देखिए, जैसे शब्द है पुस्तकालय, तो पुस्तक और आलय दो शब्द हैं। पुस्तक पूर्व पद हुआ और आलय उत्तर पद हुआ। यहां देखिए, अब समस्त पद और उसका विग्रह करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। समस्त पद यानी दो पदों को मिलाकर जो शब्द बना वह समस्त पद है। समस्त पद का शब्द है पत्रोत्तर, यानी पत्र का उत्तर। माता पिता, तो माता पिता समस्त पद हैं, लेकिन जब उनका विग्रह करते हैं तो होता है माता और पिता, या आप यह भी कह सकते हैं माता और पिता, माता या पिता, माता एवं पिता। अगला शब्द नीलांबर, नीला अंबर। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अब समास की परिभाषा देखिए। समास की परिभाषा क्या बनी, क्या हुई? दो या दो से अधिक सार्थक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास में जब भी होगा तो दो पद तो होंगे ही, इसलिए परिभाषा क्या हुई? दो या दो से अधिक सार्थक पदों के मेल को समास कहते हैं। अब समास के भेद भी होते हैं। समास के कितने भेद हैं? समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन है? देखिए, पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुब्रीहि समास और अंतिम छठा अव्ययी भाव समास। ये समास के 6 भेद हैं। अब एक एक करके हम इन 6 समास को समझेंगे। इनकी पहचान क्या है? दिया हम कैसे पहचानेंगे कि दिया गया शब्द किस समास का रूप है? देखिए, तत्पुरुष समास की पहचान क्या है? तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण होता है। पूर्व पद यानी पहला पद गौण होगा, महत्वहीन होगा, और उत्तर पद प्रधान होगा, यानी दूसरा पद प्रधान होगा। दोनों पदों के मध्य आने वाले जो परसर्ग हैं, माने कारक का जो चिन्ह है, उसका लोप हो जाएगा। के लिए, उसका, के, की, में, पर, ये सब लोप हो जाते हैं। अब आपकी सुविधा के लिए मैंने दाहिनी तरफ इसकी पहचान भी लिख दिया है और
अब आप देखिए, समस्त पद और विग्रह पदों को देखते हैं कि वह कैसे तत्पुरुष समास है। शब्द आया गंगा जल। अब देखिए, दो पद तो हैं ही, गंगा और जल, लेकिन इसमें क्या है, गंगा का जल, यह विभक्ति चिन्ह का के की यह छुप गया है और उसके बाद शब्द बना गंगा जल। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, को के लिए संप्रदान तत्पुरुष, यहां विभक्ति चिन्ह का लोप है। अगला शब्द देखिए, रोग मुक्त, यानी रोग से मुक्त। सेना नायक, सेना का नायक। सिर दर्द, सिर में दर्द। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ या हाथ के द्वारा लिखा गया। यह थी तत्पुरुष समास की पहचान। अब देखिए, अगला समास देखेंगे, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की भी कुछ पहचान है। क्या पहचान है? कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष से होगा, या दोनों पदों में उपमेय और उपमान का संबंध होगा, मतलब एक उसकी उपमा बताएगा। जैसे अब समस्त पद है और विग्रह है, हम इसको देखते हैं कि यह कैसे कर्मधारय समास है। परमानंद, विग्रह करेंगे तो क्या हुआ, परम आनंद। परम आनंद है जो। दूसरा शब्द आया घन श्याम। कैसा श्याम, कैसा काला, बादल के समान काला, घन श्याम। महात्मा, कैसी आत्मा, महान आत्मा, महान आत्मा है जो, इसलिए आत्मा की विशेषता है महान, इसलिए यह कर्मधारय समास है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, मुख की तुलना यहां चांद से की गई है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। कैसा अमृत, कैसा वचन, अमृत के समान मीठा वचन। द्विगु समास, द्विगु समास को हम लोग समझेंगे। द्विगु समास की पहचान क्या होगी? ये सबसे आसान है द्विगु समास को समझना। इसमें समस्त पद का पूर्व पद जो होगा, पहला पद जो होगा, वह एक संख्या होगी, वह नंबर होगा। नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 4 3 5 6 18 9993 5,06,96 कुछ भी जो नंबर होगा। तो अब देखिए उदाहरण, यहां नवरत्न, यहां भी 9 है, 9 रत्न, 9 रत्न, नवरत्न, 9 संख्या है, 9 रत्नों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह या 3 भुजाओं का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। यानी सब में पहला जो है, पहला पद यानी पूर्व पद एक संख्या है। द्विगु समास की पहचान आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले समास पर चलते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि यह द्वंद्व समास का शब्द है? नाम से ही पता चलता है कि इसमें दो तो शब्द हैं, समास है तो दो शब्द हैं, लेकिन इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, दोनों पद समान रूप से प्रधान होंगे और दोनों पदों को जो मिलाने वाले समुच्चय बोधक शब्द होंगे, जैसे और, तथा, या, अथवा, एवं का लोप हो जाएगा और इन सब का लोप डैश देकर के किया गया होगा वहां पर। जैसे देखिए,
गिल्ली डंडा, दो शब्द तो हैं, गिल्ली और डंडा, लेकिन यहां और होना था या गिल्ली या डंडा, गिल्ली तथा डंडा, गिल्ली एवं डंडा, लेकिन इन सब समुच्चय बोधक शब्दों का लोप कर दिया गया बीच में डैश लगाकर। तो इसका विग्रह किए गिल्ली और डंडा। राजा रंक, इसका विग्रह कैसे किए? राजा और रंक। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान तथा विज्ञान। लाभ हानि, लाभ और हानि। अब अगला समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, कैसे समझेंगे, इसकी पहचान क्या है, यह देखिए। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होता है, न पूर्व पद प्रधान होगा न उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि तीसरे पद की प्रधानता होगी। तीसरा पद यहां प्रधान हो जाएगा। जैसे देखिए, समस्त पद और विग्रह कैसे करेंगे। समस्त पद है चक्रपाणि, यानी चक्र है पानी में जिसके, पानी मतलब हाथ। यहां पूछ सकते हैं कि किसके पानी में चक्र है, तो यहां न चक्र प्रमुख है न पाणी प्रमुख है, बल्कि एक तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है। किसके किसके पानी में, किसके हाथ में चक्र है, तो चक्र श्री कृष्ण के हाथ में है, इसलिए यहां तीसरे पद की प्रधानता हो गई। तीसरा पद क्या है, श्री कृष्ण। मेघनाद, न मेघ प्रमुख हुआ न नाद प्रमुख है यहां, बल्कि मेघनाद कहने से किसकी छवि उभरती है, मेघ के समान नाद करता है जो। कौन मेघ के समान गर्जन करता था, मेघनाद कौन था, रावण का पुत्र, इसलिए यहां रावण का पुत्र मेघनाद प्रमुख हो जाता है। न मेघ प्रमुख न नाद प्रमुख, बल्कि रावण का पुत्र, तीसरा पद मेघनाद प्रमुख हो गया। पवन पुत्र, पवन का पुत्र है जो। कौन है पवन का पुत्र, पवन पुत्र का विग्रह कैसे किए, पवन का पुत्र है जो। कौन, हनुमान। हनुमान जी ही तो पवन के पुत्र हैं, इसलिए तीसरे पद की वहां प्रधानता हो गई। पवन प्रधान नहीं है, पुत्र प्रधान नहीं है। अगला देखिए, पतझड़। पतझड़ क्या है, एक ऋतु है जिस ऋतु में पत्ते झड़ जाते हैं। तो पत्ते झड़ जाते हैं जिस ऋतु में, किस ऋतु में, पतझड़ में। एक ऋतु का नाम है पतझड़। अब यहां तक तो आप लोग समझ गए। अब अगला और अंतिम समास आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे, अव्ययी भाव समास की पहचान होगी कि उसका पूर्व पद प्रधान और अव्यय होगा। पूर्व पद यानी पहला पद। अव्ययी भाव समास का पहला पद जो होगा वह प्रधान होगा और अव्यय होगा। अव्यय मतलब किसी भी काल में लिंग में उसका कोई व्यय नहीं होता है, उसका रूप नहीं बदलता है, उसे अव्यय कहते हैं। और समस्त पद, दोनों पद जो होगा वह प्रायः क्रिया विशेषण की भांति काम करता है, क्रिया विशेषण के रूप में रहता है। देखिए, समस्त पद और विग्रह। पद का विग्रह कैसे करेंगे वह भी देखते हैं। यथा संभव, क्या हुआ, जितना संभव हो सके। दिनों दिन, दिन ही दिन में। आजीवन, जीवन भर, है ना, इसका पहला पद प्रधान है। यथा संभव, यथोचित, दिनों दिन, आजीवन, आमरण। तो आ जो है वह यहां अव्यय है, इसलिए इसे अव्ययी भाव समास कहा गया। प्रति वर्ष, प्रतिदिन, प्रत्येक। तो प्रति जो है यहां पहला पद जो है वह अव्यय है
और जो समस्त पद बना वह एक क्रिया विशेषण की तरह काम करेगा। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग समास को अच्छी तरह समझ गए होंगे। जो भी कसर यदि आपको समझने में रह गई तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को इस वीडियो से जरूर लाभ होगा, अवश्य लाभ होगा। अब आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों।